हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की 10वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा राज्यसभा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एसएससी एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन राज्यसभा से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्यसभा से पूछा गया है। कौन संसद स्थायी एवं उच्च सदन होती है? तो कौन सी संसद जो है वो स्थायी एवं उच्च सदन होती है? तो वो राज्यसभा होती है। अगला है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भंग नहीं हो सकती या फिर विघटित नहीं हो सकती। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये विघटित नहीं हो सकती या फिर भंग नहीं हो सकती, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अगला है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इस समय राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, जिसमें से 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो बचे हुए 12 लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। इस समय वर्तमान में 2025 में राज्यसभा में लगभग 245 सदस्य मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो जो 12 व्यक्ति हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद पद्धति के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्वों को निर्वाचन कौन करता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है? जितनी राज्य की संख्या होगी, जनसंख्या होगी, उस पर निर्भर करेगा। अगला है, किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी अधिक है, इसलिए वहाँ के प्रतिनिधि भी अधिक होते हैं। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये सभी जो है वो राज्य की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए वहाँ के प्रतिनिधि भी ज़्यादा होंगे जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगला है, राज्य के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो जो भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है और लोग 35 ईयर्स जो है वो मार्क करके चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि राज्यसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होती है, ना कि 35 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। यहाँ भी कुछ लोगों से गलती हो जाती है, कुछ लोग 5 ईयर याद रखते हैं, तो आप इसको भी सही रखेंगे याद कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है, और उनकी न्यूनतम आयु जो है वो 30 ईयर्स होती है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति या फिर जिसे कोरम कहते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 वाला हिस्सा होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति या फिर कोरम संख्या कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 वाला हिस्सा। अगला है, राज्यसभा में गण पूर्ति या फिर कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25 है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए जो निर्धारित संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, ये विघटित नहीं हो सकती। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत का। तो आप इसे याद रखें कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत का। अगला है, वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता?
तो वो राज्यसभा है। तो आप इसके याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और वो वहाँ पे किसी भी मामले में अपना वोट जो है वो नहीं दे सकता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो है, अध्यक्ष मतलब वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति चुना जाएगा वो कैसे चुना जाएगा? लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक होगी और उन बैठक में तय किया जाएगा कि ये हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो ये 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लौटाना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर आपको लौटाना पड़ता है। अगला है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका जवाब होता है नहीं। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग जारी करता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि ये उस समय में उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है कि राज्यसभा के द्वारा जो राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान एवं आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 80 में मौजूद है। और ये कौन जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। फिर उसके बाद है, राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी। और अभिनेता कौन थे? तो वो पृथ्वीराज कपूर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वीएस रामा देवी थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वो थी वीएस रामा देवी। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो प्रथम गठन है, सर्वप्रथम गठन, ये कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उसके लगभग 1 महीने बाद 13 मई 1952 को हुआ था। तो आप इसको याद रख लीजिए कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो वो 3 अप्रैल 1952 था। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो 13 मई 1952 को की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। इसी तरह अगला है, संसद के किसी भी सदस्य के 2 सत्रों के बीच अंतराल इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। तो संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के बीच का जो अंतराल है, समय है, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्चा नहीं किया जा सकता?
तो ये संसद की। तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा जो है वो नहीं किया जा सकता। अगला है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे स्थगन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो इंग्लिश में हम कहते हैं अपर हाउस, तो अपर हाउस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह लोअर हाउस अगर आपसे पूछा जाए तो वो लोकसभा को जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा छोटा होता है इसलिए लोअर हाउस और राज्यसभा बड़ा होता है इसलिए अपर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपने याद रख लिया कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो अधिकतम जो संख्या है वो 245 है और वर्तमान में 2025 में इस समय राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 245 हैं और उनकी जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। तो यही आपसे पूछा है कि राज्यसभा की कुल संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम 250 है और वर्तमान में जो मौजूद हैं तो 245 सदस्य वर्तमान में मौजूद हैं। अगला है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें आपसे पूछा है कि जो निर्वाचित संख्या होती है, जो सदस्यों की अधिकतम निर्वाचित संख्या हो सकती है वो 238 हो सकती है, क्योंकि जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए उन्हें ऐड नहीं किया जाता। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में जो निर्वाचित हो सकते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, उनकी संख्या होती है 238 और जो 12 लोग होते हैं उन्हें इसमें काउंट नहीं किया जाता। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि राज्यसभा सदस्य के लिए बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यसभा है एक क्या है? स्थायी सदन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा क्या होती है? स्थायी सदन होती है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो आपने याद रखा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है। अगला है, राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। तो आपने याद रखा कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अगला है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके होने का कारण क्या है? कि ये 1/3 सदस्य के प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो यही इसका प्रमुख कारण होता है कि राज्यसभा के स्थायी सदन होने का क्या कारण है? क्योंकि ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये पहले से बढ़ाकर 1 वर्ष ज़्यादा कर दिया है, मतलब कि 6 वर्ष कर दिया है। तो पहले जो है वो राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान के अनुसार 5 वर्ष का था, पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत अब इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि राज्यसभा का जो पहले कार्यकाल हुआ करता था वो 5 वर्ष था, पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बढ़ाकर ये 6 वर्ष हो गया था। अगला है,
राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो वहाँ की राज्य की जनसंख्या पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला है, उड़ीसा में कुल डैश सदस्य सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उड़ीसा में राज्यसभा की कुल कितनी निर्वाचन वाली सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। अगला है, महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि उड़ीसा में 10 सीटें हैं और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं। इसी तरह अगला है, त्रिपुरा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए 1 सीट है सिर्फ। तो आपने याद रखा त्रिपुरा में जो संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वो 1 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि त्रिपुरा में राज्यसभा के लिए 1 सीट है। अगला है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी बिहार में? तो आप इसे याद रखेंगे कि बिहार में जो है लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की सीट पूछी है आपसे, तो ये 16 सीटें हैं रोज जो है बिहार में राज्यसभा की। अगला है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो है प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को और गुजरात को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के एकांतित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये राज्यसभा के एकांतित शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है, फिर इसके बाद इसे जो है वो लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है, फिर ये धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो 14 दिन के भीतर। अगला है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थे। तो आपने याद रखा कि राज्यसभा के लिए जो नामित फिल्म अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी और जो अभिनेता थे वो पृथ्वीराज कपूर थे। अगला है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये 12 सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसे मान लिया जाता है कि ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जिनकी संख्या 12 हो सकती है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है ये आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है पर वहाँ का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो इसके लिए जो है राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति ऐसी होती है जिसमें कि राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो ये प्राक्कलन समिति होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ये रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपने देख लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह बोल सकते हैं।
अगर आपने दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम्स टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।